कहानी के शुरू में एक लड़की जिसका नाम ओतो होता है वो उठती है, मुंह हाथ धोती है, अपने कपड़े बदलती है और तैयार होना शुरू हो जाती है। वो उसे गुड बाय कहती है और घर से निकल जाती है एक नए दिन की शुरुआत करने के लिए। कि दूसरी तरफ एक लड़की जिसका नाम सुमी होता है वो अपने काम की जगह पे काम कर रही होती है और उसको बहुत सारी पैकिंग्स करनी होती है। वो पैकिंग कर रही होती है और अपने कोवर्कर रैन के साथ बातें कर रही होती है कि अचानक से उसको चिड़ियों की आवाज सुनाई देती है। वो रैन से पूछती है कि क्या उसको भी ऐसा कुछ सुनाई दे रहा है, तो रैन अपने मुंह से दोबारा से वो आवाज करता है और वो उसके ऊपर चिल्ला देती है। वो कहती है कि क्या तुम मुझे तब से तंग कर रहे थे। रैन उसके साथ बातें करना शुरू कर देता है और वो उससे पूछता है कि क्या उसका सेक्स करने को दिल करता है, क्या उसके अंदर ऐसी डिजायर्स पैदा होती हैं। तो वो उसे कहती है कि अभी तुम बहुत छोटे हो, तुम्हें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, तुम्हें इस तरह की बातें जेब नहीं देती कि तुम इस तरह की बातें करो। कि अचानक से वहाँ पे उनका मैनेजर आ जाता है और वो सुमी से बात करता है। वो कहता है कि ये लड़का आजकल तुमसे बहुत ज्यादा बातें कर रहा है, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है, पहले ये बहुत चुप चुप रहा करता था। अब वो उसे एक बुक भी देते हैं। वो उसे कहते हैं कि ये बुक तुम्हारा बर्थडे प्रेजेंट है, उसकी आज बर्थडे होती है, लेकिन रैन को इस बारे में नहीं पता होता। अब काम खत्म करने के बाद रैन उसे कहता है कि अगर मुझे पता होता आज तुम्हारी बर्थडे है तो मैं तुम्हारे लिए जरूर कोई गिफ्ट लाता। तो सुमी उसे कहती है कि मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट यही होगा कि तुम मेरी जान छोड़ दो और खामोश रहा करो। लेकिन रैन उसे कहता है कि ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता और वो उसके साथ साथ चलना शुरू कर देता है। अब सुमी रैन के साथ अपना दिन एंजॉय करने के बाद घर आती है और अपने सीने का बोझ हल्का करती है, अपने कपड़े उतारती है और बात लेती है। वो थोड़ी सी सैड होती है, ना जाने किस बात को लेकर, कि अब वो अपने लैपटॉप के ऊपर बैठ के अपना पसंदीदा शो देखना शुरू कर देती है। वो उसे एंजॉय कर रही होती है और वक्त गुजर रहा होता है कि अचानक से आधी रात हो जाती है, 12 बज जाते हैं और अब हमारी सुमी 28 साल की हो चुकी होती है। सुमी थोड़ी सी दुखी होती है और वो सोचना शुरू कर देती है कि उसकी जिंदगी कभी भी एक तरह की नहीं रही। उसकी जिंदगी में बहुत सारे अप्स एंड डाउन आए हैं, उसने जिंदगी में बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। कि अचानक से उसका बैग नीचे गिरता है और उसके अंदर से वही बुक जो उसको उसके मैनेजर ने दी होती है वो नीचे गिर जाती है। वो उस बुक को उठा लेती है और उसे पढ़ना शुरू कर देती है। वो बुक थोड़ी सी मुश्किल होती है, हालांकि वो होती उसी की जुबान के अंदर है, लेकिन सुमी उस बुक के अंदर से एक पोएम को पढ़ना स्टार्ट कर देती है मूनलाइट को एंजॉय करते हुए। कि अब वो सोचती है कि उसे बाहर जाकर कुछ खरीद लाना चाहिए अपने लिए। रैन भी उसको बर्थडे विश करता है मैसेज के जरिए से। अब वो स्टोर पे जाती है जहाँ पे जाकर वो अपनी शॉपिंग कर रही होती है कि अचानक से उसे एक झटका लगता है और उसका हाथ छोटा हो जाता है, उसकी बॉडी आहिस्ता आहिस्ता छोटी होनी शुरू हो जाती है, मानो जैसे उसका सारा का सारा बोझ हल्का हो गया हो 1 मिनट के लिए, और वो बिल्कुल छोटी हो जाती है। उसे एक बोतल गिरती है और वो वहाँ से भागकर निकल जाती है। कि दूसरी तरफ उसकी काम की जगह पे उसका मैनेजर उसको फोन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो फोन नहीं उठाती। वो रैन से भी पूछता है कि क्या उसे पता है सुमी कहाँ पे है, तो रैन बहाना बना देता है और वो कहता है कि वो मौत के कुएं में है, उसकी जान बहुत खतरे में है। लेकिन सुमी के दिमाग के अंदर तो खुराफात चल रही होती है और वो बैठी अपना नॉवल लिख रही होती है। लेकिन ये सब ज्यादा देर तक के लिए नहीं चलने वाला होता, क्योंकि हफ्ता हो चुका होता है और वो काम पे नहीं गई होती। इसीलिए उसका मैनेजर रैन को भेजता है उसको चेक करने के लिए। रैन उसके दरवाजे पे जाके बहुत बार नॉक करता है, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोलती। लेकिन जब वो हैंडल को ओपन करता है तो दरवाजा खुला हुआ होता है। मैं अंदर आ रहा हूँ, और ये कहकर रैन उसके घर के अंदर एंटर कर जाता है। रैन को उसके घर के अंदर से बहुत प्यारी खुशबू आ रही होती है। वो इधर उधर देखना शुरू कर देता है और चीजों को सूंघना शुरू कर देता है। कि अचानक से उसको वही बुक नजर आती है और वो समझ आता है कि यहाँ पे हुआ क्या है। कि दूसरी तरफ सुमी बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि वो अपने नॉवल को बहुत अच्छे तरीके से लिख पा रही होती है। उसका दिमाग छोटा होता है और उसके दिमाग के अंदर वही चीजें चल रही होती है जो वो चाह रही होती है। कि अब वो घर जाने के बारे में सोच रही होती है और वो भागना शुरू कर देती है। उसके कान के अंदर से खून भी निकल रहा होता है, लेकिन उसको याद नहीं आ रहा होता कि उसका घर कहाँ पे है। कि अचानक से वहाँ पे रैन पहुंच जाता है। सुमी उससे पूछती है कि वो कौन है, तो रैन उससे पूछता है कि क्या उसे याद नहीं आया कि वो कौन है। वो उसे याद करवाने की कोशिश करता है। कि अचानक से सुमी की हालत थोड़ी सी खराब होती है और वो उसे पहचान जाती है और वो उसे कहती है कि क्या तुम घबराए नहीं मुझे इस छोटी बॉडी के अंदर देखकर। तो रैन उसे कहता है कि मुझे पता है तुम्हारे साथ क्या हुआ है। वो सुमी से कहता है कि उसकी हालत ये सिर्फ और सिर्फ इस बुक के अंदर से वो पॉइंट पढ़ने की वजह से हुई है। सुमी उसे कहती है कि मैं तुम्हारी इस बकवास के ऊपर क्यों यकीन करूं, मैं नहीं मानती कि कोई किताब ऐसा कर सकती है किसी इंसान के साथ। तो रैन उसे बताना शुरू कर देता है उस बुक के अंदर लिखी हुई चीजों के बारे में और उस ताकत के बारे में जो एक किताब को मिलती है जब उसका ऑथर कोई इंसान नहीं बल्कि कोई स्पिरिट होती है। सुमी क्योंकि एक ऑथर बनना चाह रही होती है, इसीलिए उसे सब के बारे में नॉलेज होता है। वो उसे बताता है कि जो पोएम उसने पढ़ी थी उसके लिए कुछ कंडीशंस का होना बहुत जरूरी था। सबसे पहले आधी रात, दूसरी बात जिसने ये पोएम पढ़ी हो वो 28 साल का हो, तीसरा उससे चांद की रोशनी के नीचे उस पोएम को पढ़ा, और चौथा ये कि वो वर्जिन हो। ये बात सुनने के बाद सुमी थोड़ी सी शाय हो जाती है। वो कहती है कि तुम कितने बदतमीज हो, तुमने बिल्कुल भी नहीं सोचा तुमने क्या बात की है। कि रैन सुमी से कहता है कि अगर वो अपनी असल बॉडी के अंदर अब वापस ना आई तो वो मर जाएगी, और सुमी की आंखों के अंदर से और मुंह के अंदर से खून आना शुरू हो जाता है और उसकी हालत बहुत ज्यादा टाइट हो जाती है। रैन उसे कहता है कि उन्हें मूनलाइट में जाना चाहिए ताकि वो दूसरी पोएम पढ़कर अपनी असल बॉडी के अंदर वापस आ सके। अब वो लोग मूनलाइट के नीचे चले जाते हैं और जाकर रैन उसे वो बुक पकड़ाता है और वो उसे पोएम दिखाता है जो उसे पढ़नी होती है। सुमी उस पोएम को पढ़ना शुरू कर देती है। कि अचानक से सुमी वाकई में बड़ी होना शुरू हो जाती है और वो अपने असल साइज के अंदर वापस आ जाती है। उसकी सारी बॉडी बड़ी हो जाती है, लेकिन अब वो थोड़ा सा शर्मा रही होती है क्योंकि वो अपनी पैंटीज के अंदर होती है। और वो रैन से कहती है कि तुम कितने बदतमीज हो, कुछ मुझे दे ही दो ताकि मैं अपना जिस्म थाम सकूं। वो अपने बैग के अंदर कुछ ढूंढना शुरू कर देता है। कि अचानक से जब वो देखता है तो सुमी वहाँ पे नहीं होती, वो भाग रही होती है। रैन भी उसके पीछे भागना शुरू कर देता है और वो उसे कहता है कि ये बुक मुझे वापस कर दो, लेकिन सुमी उसे कहती है कि मैं एक नॉवलिस्ट बनना चाहती हूँ
और मेरे राइटर बनने के लिए ये बुक मुझे बहुत ज्यादा हेल्प करेगी और मैं ये तुम्हें वापस नहीं करूंगी। वो बार बार अपनी बॉडी को छोटा और बड़ा कर रही होती है रैन से बचने के लिए कि अब उसे एक जगह पे जाकर रुकना पड़ता है और रैन भी उसके पास होता है। वो उसके ऊपर चिल्ला रही होती है, वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें बुक वापस नहीं करूंगी, लेकिन रैन उसे समझाने की कोशिश करता है और वो समझ आती है। वो अपनी असल बॉडी के अंदर वापस आ जाती है और वो रैन को बुक वापस करने वाली होती है कि अचानक से वो बेहोश हो जाती है कि अब रैन एक स्टेशन पे होता है जहाँ पे वो एक टिकट लेने की बात कर रहा होता है उस बुक के बदले में, लेकिन उसका इरादा बदल जाता है। वो बुक वापस लेके वहाँ से निकल जाता है। सुमी बचपन से ही स्टोरीज लिखा करती थी और उसकी स्टोरीज सबको बहुत पसंद आया करती थी, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होने लगी सबको उसकी स्टोरीज अजीब लगने लगी थी। सब लोगों को लगता था कि वो बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल बातें लिखती है अपनी कहानियों के अंदर। लोगों को किसी और बात के अंदर इंटरेस्ट था क्योंकि वो लोग गंदी सोच रखते थे। उन लोगों की नजर सुमी के लिए भी बिल्कुल ठीक नहीं थी और सुमी को ये सब बहुत बुरे तरीके से बर्दाश्त करना पड़ता था। और वक्त के गुजरने के साथ साथ सुमी 28 साल की हो जाती है। अब रैन उस स्टेशन से बाहर निकलता है और वो ओतो से मिलता है। ओतो उसका इंतजार कर रही होती है। वो उसे कहती है कि क्या बना, तो वो उसे कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, एक दिन तुम घर जा सकोगी। वो उसे कहती है कि तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। कि ओतो पूछती है कि आखिर ये लड़की कौन है, तो रैन उसे बताता है कि ये भी एक कुदरत का करिश्मा ही है। रैन सुमी को घूर रहा होता है कि अचानक से वो पूछता है कि क्या हो, तो तुम्हारे पास कोई स्पेयर कपड़े हैं, तो वो उसे एक निकर देती है और वो उसे पहनाना शुरू कर देता है। कि ओतो रैन से पूछती है कि क्या उसे नई सेंसेशंस चाहिए, तो रैन उसे कहता है कि हाँ बिल्कुल। तो ओतो से कहती है कि मेरे स्कूल के अंदर तुम्हें ऐसी कोई सेंसेशन जरूर मिल जाएगी। रैन एकदम से ओतो की तरफ देखता है और ओतो एकदम से घबरा जाती है क्योंकि सुमी ने अपनी बॉडी दोबारा से छोटी कर ली होती है। अब वो लोग घर जाते हैं जहाँ पे जाके सुमी कपड़े चेंज करके उनके सामने आती है और रैन उसे कहता है कि मैं चाहूंगा कि तुम ओतो की दोस्त बन जाओ और उसके साथ उसके स्कूल जाओ। रैन उसे क्यूरियोसिटीज के बारे में भी बताता है जिनको वो लोग सर्च कर रहे होते हैं उसके स्कूल के अंदर। कि सुमी पहली बार में ही मान जाती है और उसकी शर्ट के बटन भी टूट जाते हैं। रैन उसे उसके मानने की वजह पूछता है तो वो कहती है कि मैं एक ऑर्थर हूँ और यही सबसे बड़ी वजह है कि मैं उस स्कूल में जाके तुम लोगों की मदद करना चाहूंगी। कि अचानक से उसकी शर्ट अब फट जाती है और रैन उसे घूर रहा होता है क्योंकि ये नजारा वाकई में दिलकश होता है। कि रैन सुमी से कहता है कि अगर वो चाहे तो वो स्पेल का यूज करते हुए अपनी बॉडी को छोटा कर सकती है, जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल होगी उसके लिए। सुमी खड़ी हो जाती है और वो स्पेल को पढ़ना शुरू कर देती है कि अचानक से वो नंगी हो जाती है और रैन उसे कहता है कि उसकी बॉडी के अंदर अब इतना चार्म तो नहीं रहा, लेकिन फिर भी वो काबिले दीद है। कि अब अगली सुबह वो दोनों उठ जाती हैं और वो दोनों साथ में तैयार होना शुरू हो जाती हैं। अब हमारी दोनों लड़कियां स्कूल जाने के लिए बिल्कुल तैयार होती हैं और वो घर को छोड़ देती हैं। सुमी रैन की बातों के बारे में सोच रही होती है क्योंकि रैन ने उसको स्कूल के बारे में पहले भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे दी होती है। अब वो लोग स्कूल के रास्ते पे जा रही होती हैं और सुमी लड़कियों को देख बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है क्योंकि उसने इस टाइम को बहुत ज्यादा मिस किया हुआ होता है। ये अचानक से ओतो से रोकती है और वो उसे कहती है कि देखो प्लीज अपनी इन हरकतों को बाज कर लो, किसी के साथ मुझे शर्मिंदा मत कराना और किसी को भी ये मत बताना कि हम एक दूसरे को जानती हैं। कि अचानक से वहाँ पे नाडोका और मैरी आ जाती हैं। वो ओतो की फ्रेंड्स होती हैं। वो लोग मिलती हैं और वो पूछती हैं कि आखिर सुमी कौन है। सुमी अपना इंट्रोडक्शन देने वाली होती है कि अचानक से ओतो उनको उसका झूठा इंट्रोडक्शन देती है और वो लोग वहाँ से चली जाती हैं। ओतो भी सुमी के ऊपर चिल्लाती है और वहाँ से भाग जाती है। सुमी उसको रोकने की कोशिश करती है लेकिन ओतो वहाँ से पहले ही जा चुकी होती है। अब वो लोग स्कूल के बहुत ज्यादा करीब होते हैं और सुमी सोच रही होती है कि स्कूल के अंदर आखिर किस तरह के इंसिडेंट्स हो रहे होंगे। रैन ने उसको थोड़ा सा बताया भी होता है कि अचानक से वो फिर से लड़कियों को देखती है और वो बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है, एक्साइटेड हो चुकी होती है कि अचानक से वहाँ पे मनामी आती है और वो ओतो से पूछती है सुमी के बारे में। वो उन्हें भी उसका झूठा नाम बताती है और उसे वहाँ से घसीट के लेके जा रही होती है। अब ओतो वॉशरूम में जाती है जहाँ पे सुमी बैठी हुई उसका इंतजार कर रही होती है। पिछले 6 घंटों से वो बहुत ज्यादा दुखी होती है लेकिन ओतो उसके ऊपर बिल्कुल भी रहम नहीं करती। उसके हाथ में बिस्किट पकड़ाती है और वो वहाँ से जाने वाली होती है। लेकिन सुमी उससे पूछती है कि हम लोगों को अपनी सर्च कब शुरू करनी होगी, तो उसे बताती है कि मुझे यहाँ पर एक मार्कर नजर आ रहा है और सुमी उसकी बात मान जाती है। ओतो से पूछती है कि आखिर वो उसकी बात को पहली बार में कैसे मान गई, तो सुमी उसे कहती है कि वो एक राइटर है और उसे उसकी हर बात के ऊपर यकीन है क्योंकि वो किसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते हुए इस केस को गंवाना नहीं चाहती। तो वो उसे बताना शुरू कर देती है कि जहाँ पे भी कोई स्पिरिचुअल चीज होती है वहाँ पर ओतो को कोई मार्कर्स नजर आते हैं जो कि कुछ साइंस की तरह के होते हैं। ओतो बहुत ज्यादा हैरान और खुश हो रही होती है क्योंकि सुमी ने उसकी बातें पहली बार में मान ली होती हैं। वो दोनों जब वॉशरूम से बाहर निकलती है तो तमाम उनको देख के कहती है कि ये क्या, लड़कियों के वॉशरूम के अंदर से 2 लड़कियां खुश खुश बाहर आ रही है, ये बात कोई अच्छी बात नहीं है। कि अचानक से एरिका और मैरी उसको खामोश करवाते हैं। वो कहती है कि तुम कैसी बातें कर रही हो कि ना धोखा। ओतो से कहती है कि हमें सुमी का इंट्रोडक्शन करवाओ और अब वो लोग बैठ जाती हैं, बातें करना शुरू कर देती हैं। अब आखिर वो होती तो लड़कियां ही हैं। कुछ देर अपनी बातें करने के बाद वो लोग लड़कों की बातों पे आ जाती हैं। वो कहती हैं कि हम लोगों को तो उस लड़के से मिली, उस लड़के से मिली और वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंसेस शेयर कर रही होती हैं। कि अचानक से वो सब कहती हैं कि सुमी तो हमसे बड़ी है और उसके पास तो हमसे ज्यादा एक्सपीरियंसेस होंगे और वो खूबसूरत भी बहुत है। वो लोग सुमी से पूछते हैं हकीकत के अंदर तो सुमी वर्जिन होती है लेकिन फिर भी वो उनके सामने बड़ी बड़ी बातें करती है। वो कहती है कि हाँ ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तो जब भी जिस भी लड़के से मिलती थी उसके कपड़े फाड़ देती थी, ऐसे कर देती थी, वैसे कर देती थी। सब लड़कियां ये बातें सुन के बहुत ज्यादा हैरान होती हैं। कि अब सुमी उनसे इंसिडेंट्स के बारे में पूछना शुरू कर देती है और तमाऊ से बताना शुरू कर देती है और वो कॉपी पेंसिल निकाल के लिखना भी शुरू कर देती है। कि दूसरी तरफ मनामी ऊपर आ रही होती है। सुमी ने बहुत ज्यादा लिख लिया होता है क्योंकि वो इंसिडेंट्स बहुत
अजीब होते हैं। स्कूल के अंदर लड़कियों की तबीयत खराब हो जाती है, लेकिन जब वो लोग घर जाती हैं तो वो लोग ठीक हो जाती हैं। ये लड़कियों के लिए बहुत ज्यादा डिप्रेशन वाली बात थी कि मनामी अब करते करते क्लास के अंदर आ जाती है और लड़कियों ने सुमी को पकड़ा हुआ होता है। वो लोग खेल रही होती है कि मनामी उनके ऊपर चिल्लाती है और वो कहती है कि एक दूसरे को बुली करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, कि अचानक से वो नीचे गिर जाती है। मनामी दुखी होती है और वो सब लड़कियों से कहती है कि अपने अपने घर दफा हो जाओ, और वो सुमी से कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है। वो उसे छत पे ले जाती है और वो सुमी से पूछती है कि अगर वो लड़कियों से छेड़ रही थी तो वो उसे शिकायत लगा सकती है, लेकिन सुमी जमीन के ऊपर गिर जाती है और वो रोना शुरू कर देती है। वो कहती है कि मुझे बहुत सारा लड़कियों ने तंग किया है, लेकिन ओतो और उसकी दोस्तें बहुत अच्छी थी। वो लोग बैठ के बातें कर रही होती हैं और मनामी कहती है कि चलो ठीक है, फिर अगर तुम कहती हो तो मैं मान लेती हूँ। अब सुमी वापस आ रही होती है कि तमाम लोग फिर से उसे पकड़ लेती हैं और उसे छेड़ना शुरू कर देती हैं कि अचानक से उनकी तबीयत खराब हो जाती है। सुमी बहुत ज्यादा हैरान होती है। वो जब ओतो की तरफ देखती है तो उसकी भी आंखें फट रही होती हैं, क्योंकि उसे वहाँ पे मार्कर्स नजर आ रहे होते हैं कि दूसरी तरफ मनामी जमीन को चाट रही होती है। मनामी जब छोटी होती है तो उसके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, कोई भी उसको एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन उसकी ग्रैंड मदर उसको एक्सेप्ट कर लेती है और अपने घर पे रख लेती हैं। शुरू में मनामी को थोड़ा सा मसला होता है, लेकिन फिर मनामी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है अपनी ग्रैंड मदर के साथ। उनके पास पैसे नहीं होते क्योंकि पैसा सब कुछ खरीद नहीं सकता। स्कूल के अंदर भी मनामी को उसके दोस्त बिल्कुल भी अच्छी तरह से नहीं ट्रीट करते, क्योंकि उसके कपड़ों के अंदर से हमेशा से स्मेल आ रही होती है और वो बहुत ज्यादा गरीब नजर आ रही होती है। मनामी अपने दोस्तों के साथ बहुत अच्छा बनने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन फिर भी उसके दोस्त उसके साथ बिल्कुल भी अच्छे तरीके से बिहेवियर नहीं करते और वो लोग उसे बहुत ज्यादा बुली करते हैं। अब उसकी मैम उसकी ग्रैंड मदर को बुलाती है और उसकी ग्रैंड मदर कहती है कि मुझे यकीन है मेरी पोती बिल्कुल भी गलत नहीं है, आप ये क्या कह रही हैं। लेकिन उसकी मैम कहती है कि क्या कहना चाह रही हैं आप, मैं झूठ बोल रही हूँ आपसे, और उसकी ग्रैंड मदर को खामोश होना पड़ता है। अब वो दोनों दादी पोती खामोशी से जा रही होती हैं। सुमी रैन को सब कुछ बता रही होती है, जो भी इन्फॉर्मेशन उसको इकट्ठी हुई होती है। रैन वो सारी इन्फॉर्मेशन को सुन के बहुत ज्यादा खुश होता है कि वो ओतो से पूछता है कि क्या उसे भी वहाँ पे मार्कर्स नजर आए थे, तो ओतो कहती है कि हाँ बिल्कुल। तो रैन उनको मिस्ट्रीज के बारे में, क्यूरियोसिटीज के बारे में और उन मार्कर्स के बारे में बताना शुरू कर देता है। वो कहता है कि कुछ मिस्ट्रीज वाकई में रियल होती हैं, लेकिन कुछ मिस्ट्रीज इंसानों की वजह से होती हैं, इंसानों ने बनाई हुई होती हैं। और वो उनसे कहता है कि उन दोनों को ये ड्रामा मजीद कंटिन्यू करना होगा और कल भी उन दोनों को स्कूल इकट्ठे जाना होगा। वो ओतो को भी मना लेता है। अब स्कूल के अंदर मनामी बच्चों के साथ बहुत ज्यादा खुश होती है कि अचानक से वो वॉशरूम में जाती है और वो सुमी को वहां से निकालती है। सुमी बहुत ज्यादा दुखी होती है और वो उसे बताना शुरू कर देती है कि लड़कियों से किस तरह से बुली करती हैं वगैरह वगैरह। वो मनामी से कहती है कि उसके साथ भी अपने दिल की बातें शेयर करने के बाद भी उसे सुकून नहीं मिलता कि मनामी अचानक से जमीन को चाटने वाली होती है। उसके अचानक से वो साया छोटा हो जाता है और सुमी छोटी हो जाती है। मनामी ये देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। वहाँ पे रैन भी आ जाता है और वो उससे पूछती है कि आखिर वो दोनों कौन है, रैन वहाँ पे कैसे आया। सुमी दोबारा से अपनी रियल बॉडी के अंदर वापस आ चुकी होती है और वो अपने कपड़े पहन रही होती है कि रैन खड़ा हो जाता है और वो उसे बताना शुरू कर देता है कि आखिर यहाँ पे सब कुछ चल क्या रहा है। वो उसे कहता है कि बहुत वक्त पहले की बात है, जब मॉन्स्टर्स थे तब इंसानों ने मॉन्स्टर्स को खत्म करने के लिए इस टेक्निक को इजाद किया था, लेकिन अब आजकल इस टेक्निक को कोई भी यूज नहीं करता। और जब उसने तमाओ से उसकी दोस्तों के हालचाल के बारे में पूछा था तो उससे उनकी कंडीशन जानकर ये बात का अंदाजा हो गया था कि ये बिल्कुल वही टेक्निक है। अब वो मनामी को सूंघना शुरू कर देता है और मनामी उसे रेजिस्ट कर रही होती है कि अचानक से उसे पता चल जाता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है। वो उसे कहता है कि अपना एम्यूलेट जो उसने बालों के अंदर पहना हुआ होता है वो उसे दे दे, लेकिन वो उसके सर के ऊपर हिट करती है और वो इनकार कर देती है। अब सुमी मनामी को मनाने की कोशिश करती है और वो अपने बालों में से वो एम्यूलेट निकाल देती है। वो उसे देने वाली होती है, उसके करीब जाती है कि वो उसको लिक कर देती है और अचानक से सुमी की बॉडी के अंदर जैसे आग लग चुकी होती है। रैन उसकी तरफ भागते उसको बचाने के लिए और उसे वहां से लेके चला जाता है। अब रैन और वो कमरे के अंदर होते हैं और रैन उसे कहता है कि आई एम सॉरी तुम्हारी इस हालत के लिए, लेकिन क्या तुम मुझे एक फेवर दे सकती हो, अगर मैं बचूं ना तो तुम्हें ओतो का ख्याल करना होगा मेरे लिए। रैन वहां से जाने वाला होता है कि दरवाजे की दूसरी तरफ मनामी खड़ी हुई होती है। जब मनामी और उसकी ग्रैंड मदर वापस आ रहे होते हैं तो उसकी ग्रैंड मदर उसको वो एम्यूलेट देती हैं और वो कहती हैं कि तुम मेरी बहुत प्यारी पोती हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और ये एम्यूलेट तुम्हारी हर जगह पे मदद करेगा। उसके दोस्त जब भी उसे परेशान करते थे तो मनामी बहुत ज्यादा दुखी हो जाती थी, लेकिन वो सबसे निकलना चाहती थी कि अब रैन दरवाजा खोल देता है और वो मनामी से बातें करना शुरू कर देता है। वो कहता है कि जो एम्यूलेट उसने पकड़ा हुआ है वो कोई अच्छा एम्यूलेट नहीं है, बल्कि वो एक कर्स है और उसे वो रैन को दे देना चाहिए। लेकिन मनामी उसे अभी भी मना कर रही होती है। वो किसी भी कीमत पर उस एम्यूलेट को वापस करने के लिए तैयार नहीं होती। रैन उसे कहता है कि उसे बहुत ज्यादा शर्मिंदगी है कि उसे ये करना पड़ रहा है कि अचानक से वो अपनी आंखें खोलता है और वो उसकी तरफ देखता है और मनामी की हालत भी अब खराब हो जाती है। रैन अपने पास्ट के बारे में सोच रहा होता है और मनामी भी अपने पास्ट के बारे में सोचना शुरू कर देती है कि जब उसके दोस्त उसे जमीन से खाना खाने पे मजबूर कर देते और ये सब बातें उसको बहुत ज्यादा दुखी कर रही होती हैं और वो और भी तकलीफ में होती है कि अचानक से वो एम्यूलेट अब कर्स्ड फ्री हो जाता है। रैन गिरने वाला होता है और सुमी उसके पास आके उसे पकड़ लेती है। वो उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है, क्या वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि सुमी के वुंड सारे के सारे हील हो चुके होते हैं। और रैन कहता है कि अगर मनामी ने किसी को कत्ल नहीं किया होगा तो वो दोनों भी बच जाएंगे। तो सुमी कहती है कि हाँ बिल्कुल तुम बच जाओगे। कि अचानक से वहाँ पे ओतो आती है और वो रैन के साथ आंखों ही आंखों में बातें करना शुरू कर देती है और सुमी ये देख के बहुत ज्यादा हैरान हो रही होती है। अब हॉस्पिटल के अंदर मनामी बैठी हुई होती है और ओतो की दोस्तों से उनसे मिलने के लिए जाती हैं। वो लोग बहुत
ज़्यादा खुश होती हैं और मनामी को ये सब देख के बहुत ज़्यादा दुख होता है कि दूसरी तरफ रैन सुमी को मनामी के बारे में और उसकी पावर्स के बारे में बता रहा होता है और सुमी बहुत ज़्यादा खुश होती है। अब रात को ओतो लेटी हुई होती है और रैन उसको सुमी की एक लिखी हुई कहानी पढ़ के सुना रहा होता है और ओतो बहुत ज़्यादा खुश होती है। अब वो सो जाती है। कहानी में आगे क्या होगा ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।